हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। माई सेल्फ आकाश एंड मैं वेलकम करता हूँ तुम सबका ऑन आवर प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटास। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं पॉल साइंस एग्ज़ाम में। ठीक है, एंड इट इज़ क्वाइट सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए, मार्क्स स्कोर करना इसमें पॉल साइंस के एग्ज़ाम में। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम एमसीक्यू वाले सेक्शन को देखें तो ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमारे 2-3 स्टेप्स रहेंगे। फर्स्ट स्टेप में तुमको मैं बताऊंगा कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड तुमको कैसे डील करना है। देखो, पढ़ना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बट अगेन पढ़ाई के बाद भी यार 4-5 क्वेश्चंस गलत हो ही जाते हैं, क्योंकि गलतियां कर ही देते हैं बच्चे। उसको सॉल्व आउट करना है एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है, इसलिए मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। सो टाइप्स ऑफ MCQs। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ MCQs होते हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो कुल मिला के 5 तरीके के MCQs होते हैं। ठीक है, इन टोटल। एंड जस्ट वेट अ सेकेंड। पांच तरीके के MCQs होते हैं टोटल। ठीक है, एंड इन सब के बारे में मैं तुमको बताऊंगा। असर्शन रीजन टाइप, नॉर्मल MCQ तो सबसे नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तुमको आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर नहीं आता है बिल्कुल भी। ठीक है, नॉर्मल इज लाइक 20 क्वेश्चंस आते हैं ना, 20 में से लाइक 8 क्वेश्चंस नॉर्मल ही होंगे तुम्हारे। ठीक है, 7-8 क्वेश्चंस। एलिमिनेटर टाइप क्वेश्चंस हम अभी जानेंगे। सबसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल को लेवल 1 रखते हैं, असर्शन रीजन टाइप को हम लेवल 2 रखते हैं। ठीक है, इसको भी हम लेवल 1 ही रखेंगे, बिकॉज इसमें से एक आता है तो तुम्हारे सारे हो जाएंगे। इसको भी हम लेवल 1 रखेंगे, और इसको हम लेवल 3 या 4 रख सकते हैं। हार्डेस्ट क्वेश्चन होते हैं एलिमिनेटर। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू दिस थिंग नाउ। असर्शन रीजन टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सबसे पहले देखेंगे। देखो, असर्शन रीजन टाइप लेवल 2 क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस को मैं तुमको नहीं बताऊंगा। नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, लाइक तुमसे पूछ ले सीधा सीधा, लाइक आसियान कौन से साल में फॉर्म हुआ था, दैट इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं सीधा असर्शन रीजन टाइप पे आता हूँ। असर्शन रीजन में यार एक स्टेटमेंट दी होती है, दूसरी स्टेटमेंट दी होती है, जिसको तुम लोग रीजन्स पढ़ लेते हो, ये सब होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। मैं सीधा आऊँगा इसको डिकोड कैसे करना है। कोई सा भी क्वेश्चन लो, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर फॉर एग्जांपल PYQ से दिए हुए हैं। ठीक है, असर्शन और रीजन को तुम ज़्यादा इंग्लिश में घुस के यार रीजन को रीजन समझ लेते हो, असर्शन को एक स्टेटमेंट समझ लेते हो। दोनों को स्टेटमेंट समझना है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ठीक है, तुमको दोनों को स्टेटमेंट 1 और 2 समझना है। ठीक है, क्या 4 स्टेटमेंट सही है? अगर हाँ तो ठीक है। ठीक है, क्या 4 स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन ये है। सेकंड, क्या सेकंड स्टेटमेंट सही है? ये तुमको पूछना है। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट तुमको फैक्चुअली चेक करना है कि सही है कि नहीं, एंड सेकंड क्वेश्चन तुमको फैक्चुअली चेक करना है सेकंड स्टेटमेंट की सही है कि नहीं। ठीक है, सो मुझे बताओ, फर्स्ट, अ मेजर चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014 इज दैट कास्ट सिस्टम और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट आया। वैसे तो ठीक है, चलो इसको हम सही मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड इज NDA 3 जो गवर्नमेंट थी उसने वेरियस सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम ऑफ लोगों के लिए शुरू किए, ये भी ठीक है। ठीक है, तो 4 स्टेप रहेगा तुम्हारा चेक करना स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तुम असर्शन और रीजन नहीं मानोगे। स्टेटमेंट 1 क्या सही है फैक्चुअली, क्या स्टेटमेंट 2 सही है फैक्चुअली। बहुत सारे स्टेटमेंट में बहुत डिफिकल्ट हो सकता है फैक्चुअली इसको सही मानना। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जब तुमको लगे यार ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन देख लो तुम 12th वाला, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब तुम इसे असमंजस में पढ़े हो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जितना सही है उतना ही गलत हो सकता है, मान लो कि वो सही है। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया है वो सही है। ठीक है, एग्जाम में तुमको यही करना है। एग्जाम अब ये इसके आगे क्यों क्या क्यों वो सब मत लगाओ। ठीक है, इसकी बात मान लो, इसको सही मान लो। ठीक है, इस मायूस की बात मान लो, तो सही है दोनों स्टेटमेंट अभी के लिए। जैसे ही तुमने पता कर लिया कि एक स्टेटमेंट सही है, हो क्या सकता है, या तो पहले दोनों स्टेटमेंट सही हो सकती है, या तो एक गलत हो सकता है दूसरी सही हो सकती है, तो पहला सही हो सकता है दूसरा गलत हो सकता है, दोनों ही गलत हो सकते हैं, बट ऐसा होगा नहीं।
दोनों में से एक सही होगा या दोनों सही होंगे। जब दोनों सही हैं, ठीक है, तो तुम्हारे 2 पॉइंट्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, ठीक है। सी और डी गलत हो गए, क्योंकि सी और डी तो हो ही नहीं सकते, फिर ए और बी में से ही आंसर है, ठीक है। अगर दोनों सही हो गए, ठीक है, तो तुमको अब चेक करना है क्या जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फोर्थ स्टेटमेंट की रीज़न यूज़ की जा सकती है, या ऐसे समझ लो तुम, क्या सेकेंड जो स्टेटमेंट है क्या वो फोर्थ स्टेटमेंट का रीज़न हो सकता है? क्या सेकेंड स्टेटमेंट में जो चीज़ लिखी है क्या वो वजह हो सकती है फोर्थ स्टेटमेंट में जो चीज़ लिखी है उसकी? क्या कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स जो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स डेवलपमेंट और गवर्नमेंट्स ओरिएंटेड अप्रोच में, क्या उसके पीछे ये वजह थी कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम लागू की है? अगर तुम यहाँ भी असमंजस में पड़े हो कि हाँ भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, गो फॉर इट, ऑप्शन ए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो असर्शन रीजन में होते हैं बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं, यहाँ पर जब दोनों सही हो जाते हैं तो ऑप्शन ए ही होता है, बट कीप अ वेरी लो एंड, ठीक है। ऑप्शन बी भी सही हो सकता है बहुत बार। अगर 3 असर्शन रीजन, 2-3 दे ही देते हैं लोग, ठीक है, 3 दिए हैं उनमें से एक में तो ऑप्शन बी हो गई होगा। अगर दोनों सही हैं तीनों में, दोनों ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट्स, उसमें से एक ना एक तो ऑप्शन बी वाला ज़रूर होगा, ठीक है, जिसमें रीज़न एक्सप्लेन नहीं करता हो। तुमको पता भी लग जाएगा कि रीज़न तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अजीब, दोनों बात सही है लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। जैसे हुआ ना कि मयंक बाज़ार गया था लेकिन एक्चुअली में वो दवाई लेने गया था, बट रीज़न में क्या दिया हुआ है, वो खेलने गया हुआ है। तो वही बात हो गई ना, हो सकता है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, मयंक खेल भी रहा था बाज़ार भी गया था, बट खेलने के लिए बाज़ार थोड़ी जाएगा। तो बात यही है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेप नंबर 1 वेरीफाई करो कि सही है कि नहीं है फैक्चुअली। अगर ये दोनों स्टेटमेंट सच हैं तो क्या स्टेटमेंट 2 एज अ रीज़न यूज़ किया जा सकता है स्टेटमेंट 1 का? अगर हाँ तो ऑप्शन ए, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है इन दोनों चॉइसेस में, एंड देन ऑप्शन बी अगर नहीं होता है तो। अगर दोनों में से एक गलत है तो यार फिर देख ही लो, फिर तो बहुत ही ईजी होगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन। तुमको लग रहा है कि भाई पहला वाला गलत है, ठीक है, और दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन सी, नहीं तो ऑप्शन डी, ठीक है। बट प्लीज़ वेरीफाई, असर्शन रीज़न को भूल जाओ कि दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के तौर पे देखो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इस पर आते हैं अब, इसको अगेन हमको क्या करना है, स्टेटमेंट नंबर 1 इसको मिटा लो, क्वेश्चन पेपर कोई भी पेन नहीं चलाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है, बस देखना है ऐसे। एक अलायंस क्या होता है, कॉलिशन होता है स्टेट्स यानी कि कंट्रीज़ का, जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं अपने एक्शंस को टू डिटर, भगाने के लिए या डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। क्या ये डेफिनेशन सही है अलायंस की? तो हाँ भाई, रोटी बेलने के लिए थोड़ी होगी, यही करने के लिए होगी ना। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि कंट्रीज अलायंसेस बनाती हैं टू इंक्रीज इफेक्टिव पावर, अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए रिलेटेड टू वन अदर कंट्रीज और अलायंस बनाने का कारण ये होता है कि वो अपनी इफेक्टिव और रिलेटिव पावर बढ़ाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है भाई, अलायंस बनाने से भाई अकेले के कंपैरिजन में तुम 4 लोग हो तो ज़्यादा तुम्हारी भी पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन अब दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इस कैटेगरी में, तो ऑप्शन ए या बी होगा। क्या जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो रीज़न हो सकता है ए का? क्या कंट्री की इफेक्टिव पावर बढ़ती है, इससे वो मिलिट्री अटैक को डिफेंड कर सकती है या डिटर कर सकती है? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल कर सकती है। अगर तुमने चैप्टर पढ़ा होगा ट्रेडिशनल नोशंस वाले में, तो अलायंसेस बिल्डिंग वाले में तुम उन्हें अगर पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा, ठीक है, या तो वीडियो डली हुई एक बार जाके देख लो यूट्यूब पे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो असर्शन रीजनिंग में एक ही है तुम्हारे पास कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के तौर पे देखो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, फैक्चुअली चेक करो दोनों स्टेटमेंट्स को, एंड अगर दोनों सही हैं तो ऑप्शन ए या बी में से चूज़ करो रीज़न लगा करके। नहीं तो बहुत ईजी हो गया तुम्हारे लिए, नहीं है तो बहुत अच्छा दिन है तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे करना है असर्शन रीज़न। 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं असर्शन रीज़न के। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको बता दूं कि CUTG पॉल साइंस का और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के कुछ बैचेस हैं हमारे पास, ठीक है। अगर तुमको रेगुलर कोई प्रिपरेशन बैच तुमको बिल्कुल ही नहीं आता, कोई श्योरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अगर तुमको CUT देना है तो आई वुड रिकमेंड कि तुम हमारा स्पेशल प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करो। ये रहे इसके फीचर्स, एक बार पॉज करके तुम देख लो, ठीक है। अगर नहीं, अच्छा हाँ, इसकी प्राइस जो है 599 है और इसमें सब कुछ मिल जाएगा तुमको, सब कुछ जो भी तुमको प्रिपरेशन के लिए चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए, प्लस साथ में 5 जनरल टेस्ट के पेपर्स भी मिल जाएंगे अगर तुमको ज़रूरत है उसकी तो, ठीक है। देन
अगर तुमको लगता है कि भाई हमने कर रखा है, अब हमको बस टेस्ट देने की ज़रूरत है, तो तुम या तो टेस्ट सीरीज बैच में शामिल हो सकते हो, जिसमें तुम अपने मिस्टेक्स को साथ में एनालाइज कर पाओगे बाकियों के साथ, और मीटिंग्स में, ठीक है, हम उसमें मीटिंग्स रखेंगे स्ट्रैटेजी वगैरह पे, ठीक है। 299 प्राइस है उसकी, ठीक है। तुम डेमो ले सकते हो इसकी, ठीक है, एक टेस्ट तुम फ्री में दे सकते हो। देन 30 टेस्ट पेपर्स अगर तुमको चाहिए तो हम तुमको दे सकते हैं 199 में। एंड ये पूरे टॉप लेवल के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मिलके बनाए हुए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी एंड मेरे सब्जेक्ट्स में भी। मैंने दूसरे एक्सपर्ट से भी हेल्प ली है, ठीक है, टीचर से भी मैंने हेल्प ली है यहाँ पे। सो प्लीज़ चेक इट आउट, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। नाउ दूसरा टाइप होता है असर्शन रीजन। मैंने तुमको बता दिया स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अगर तुमने कैटेगराइज कर लिया, असर्शन रीजन को भूल के अगर तुमने 1 और 2 के बेसिस पे अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा हो जाएगा काम अच्छे से, ठीक है, तुम अच्छे से कर लोगे। मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन में इसको मैंने लेवल 1 रखा है बिकॉज बहुत ईजी है। अगर तुमको एक भी फैक्ट आता है ना, तुम सब कुछ कर लोगे इसमें, ठीक है। अगर तुमको पता है कि यार 17th लोकसभा में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार बनाती है, और तुमको अगर बाकी को कोई आइडिया भी नहीं है, तो तुम ऑलमोस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर 1 का 4 है तो ये नहीं हो सकता एंड ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे ही तुमने ये किया, तुमको और भी चीज़ें देखनी है, क्या दोनों में कुछ और ऑप्शन कॉमन है? 4 में नहीं, 3 में नहीं, 2 में नहीं है, तो तुमको सारे ऑप्शंस देखने होंगे। अगर ऐसा होता कि 2 में भी 1 है, 2 में भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 में भी 2 है, तो तुमको 2 देखना ही नहीं पड़ता, 2 तो सही होता, ठीक है। अब तुमको आगे बढ़ना है यहाँ से, ठीक है। अब तुमको दूसरा फैक्ट भी पता करना है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कौन सी सरकार के? ऑब्वियसली कांग्रेस के थे। देखो तुमको पढ़ना तो पड़ेगा यार, तुमको इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, लाइक इन्फॉर्मेशन तो तुमको पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत भी। मैंने बहुत अच्छे से लाइक करवा रखे खबर 1 शॉट में, फैक्ट से करवा रखे हैं, फैक्चुअल और कंसेप्ट दोनों करा रखे हैं। कंसेप्ट इतना है नहीं पॉल साइंस में, फर्स्ट बुक में बहुत ही नहीं है, सेकेंड बुक में भी नहीं है, बहुत ही कम कंसेप्ट है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, कॉन्टेंट ज़्यादा है, फैक्ट ज़्यादा है। तो वो तुम देख लेना अच्छे से वीडियोस, ठीक है, एंड माइंड मैप्स, उसमें तुमको पता लग जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ये कांग्रेस से थे, और कांग्रेस किसका पार्टी थी? यूपीए की लीड पार्टी थी कांग्रेस, ठीक है। तो नेशनल फ्रंट नहीं हो सकता, तो 4 का क्या हो सकता है तुम्हारा? फिर 4 का 3 होगा, ठीक है। अब 4 का 3 इसमें, इन दोनों में से किस में? इसमें, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो मैचिंग बेस में भी तुमको एलिमिनेट करने ऑप्शंस, अगर तुमको एक भी आता है तो तुम 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है। एंड मैचिंग मेरे ख्याल से 1 या 2 देते हैं ये लोग, ठीक है, तो अच्छे से कर लेना मैचिंग। कभी कभार 3 भी दे देते हैं, ठीक है। पॉल साइंस के एग्जाम में 3 आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 8 क्वेश्चन नॉर्मल, 2 से 3 तुम्हारे असर्शन रीजन टाइप, और 2 से 3 मैचिंग आ गई तुम्हारी, तो 3 3 6 6 8 14 क्वेश्चन हो गए अभी तक, ठीक है। देन कम्स क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी लेवल 1 में रखता हूँ मैं तुम इसको, ठीक है। एंड सिंपली बिकॉज अगर तुमको एक पता है कि भाई ये तो इससे पहले आया होगा, तो तुम पूरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लेते हो बहुत अच्छे से। फॉर एग्जांपल ये देखो, इस क्वेश्चन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करना है, कौन सीरीज में प्लेस करना है, ठीक है, कौन सा सबसे पहले आया, देन सबसे लास्ट में कौन आया। कई बार ऐसा पूछ लेते भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में, पर गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे रहे हो तुम, सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो, उसमें नहीं आएगा। तो अरेंज करना है अपने को। तो सबसे पहले क्या आया था इसमें से? देखो सबसे पहले अगर तुमको एक भी पता है यार, मंडल कमीशन तो बहुत ही पहले आया था, 80s में आया था, बाकी सारे तो 90s है, उसके बाद की बातें हैं। तो 3 ऑप्शन सबसे पहले है, लो हो गया सॉल्व। बहुत सारे ऑप्शंस में तुमको क्या मिलेगा? 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी आएंगे, ठीक है। 3 ऑप्शन पहले, थर्ड जो भी ऑप्शन है एक ही में पहले है, तो तुम्हारा हो गया सॉल्व। बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं है तुमको, ठीक है। उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, वेरीफाई कर सकते हो, टाइम ज़्यादा है तो। 3 के बाद 2 बहुजन समाज पार्टी, देन 4 अच्छा ये है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। बाकी अगर इस क्वेश्चन को देखें, क्रोनोलॉजिकली बताना है, ठीक है। तो जुल्फिकर अली भुट्टो, मेरे ख्याल से, मुझे अगर कुछ भी नहीं पता है कि भाई सबसे पहले कौन आया था, लेकिन मुझे ये पता है कि सबसे लास्ट में परवेज़ मुशर्रफ थे, ठीक है। उसके बाद का मुझे पता है, बट उसमें से एक भी ऑप्शन नहीं दिया है। तो जनरल मुशर्रफ इनमें सबसे बाद आए थे, उन्होंने 2000 के बाद भी रूल किया था, ये 90s में रूल कर रहे थे बाकी लोग। तो ये लास्ट में आना चाहिए, 3 किसी में लास्ट में, इसमें लास्ट में, हो गया सॉल्व। ये गलत, ये गलत, ये घट, ऑप्शन ए सही है। तो क्रोनोलॉजिकली भी लेवल 1 में ही आते हैं यार, बहुत ईजी होते हैं, इवन नॉर्मल क्वेश्चन से भी ईजी होते हैं। मैं लेवल 0 रखूँगा इसको, तो लेवल 1 भी गलती कर दी मैंने।
2 से 3 क्वेश्चन आ गए ना तुम्हारे, हो गया काम, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, तुमको एक भी पता है ना, तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, देन कम्स एलिमिनेटर्स, लाइक ए हार्डेस्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें तुमको सब कुछ याद रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछ लिया इनमें से कौन सा फीचर सही नहीं है आसियान का, और मैंने 5-6 फीचर्स लिस्ट डाउन कर दिए। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए तुमको 5 के 5 फीचर्स याद होने चाहिए, कभी ना कभी पढ़े होने चाहिए। अगर तुमने एक भी फीचर अगर नहीं पढ़ा होगा, तुमको लगेगा वो गलत है, और क्या पता वो सही निकल जाए, है ना। चलो इसको देखते हैं सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स कंट्री डज नॉट हैव, ये नॉट वाले एलिमिनेटर या तो पॉजिटिव वैल्यू में आएंगे या तो नेगेटिव वैल्यू में आएंगे। ज़्यादातर नेगेटिव वैल्यू में आते हैं, नॉट लगा देते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा ये चीज़ नहीं है, इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है, ऐसे करके। और पॉजिटिव में इनमें से कौन सी चीज़ सही है। ठीक है, तो नॉट वाले, जैसे ये पॉजिटिव है, आइडेंटिफाई इनमें से कौन सी चीज़ गलत है। ठीक है, पर तुमसे सीधा सीधा पूछ लिया, उल्टा करके नहीं पूछा कि इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स कंट्रीज डज नॉट हैव एन इलेक्टिव गवर्नमेंट। ठीक है, मेंबर कंट्रीज, सार की मेंबर कंट्रीज़ की बात हो रही है। ठीक है, इनमें से कौन सी कंट्रीज़ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अब तुमको सब में पता होना। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए पता है डिफ़िकल्टी क्या है, क्यों है इतनी, क्योंकि इसके लिए तुम्हें नेपाल, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश चारों को पता होना पड़ेगा कि भाई इन सब में है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की नहीं है। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट की नहीं है, तो फिर तुमको समझ में आएगा यार भूटान में तो नहीं है, भूटान में तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, हमने पढ़ा था। ठीक है, साउथ एशिया वाले चैप्टर में। ठीक है, एक बार जाके वापस से देख लेना वीडियो को। देन साउथ एशिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो तुमको पहले पता होना पड़ेगा, वरना तुम नहीं कर पाओगे। क्या चाइना आता है? नहीं आता है, बाकी सारी कंट्रीज आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फाउंडर कंट्री ऑफ आसियान, आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज हैं तुमको पता है, कौन कौन से फाउंडर कंट्रीज हैं ये पता होना पड़ेगा तुमको, अगर तुमको एक भी कंट्री ऑड वन आउट करना है। ये नॉट वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, डज नॉट या डज नॉट हैव, ये ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तरीके से ऐसे समझ लो। ठीक है, अब ऑड वन आउट करने के लिए ए बी सी डी में तुम्हें ऑड वन आउट करना है, तो तुमको ए बी सी डी सबके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हार्ड बनाते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में क्या होता है, तुमको एक सही ढूंढना होता है, इसमें तुमको चारों के बारे में पता होना चाहिए। क्या थाईलैंड है कि नहीं है, क्या वियतनाम है कि नहीं है, क्या इंडोनेशिया है कि नहीं है, क्या सिंगापुर है कि नहीं है। अब सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया तो है, लेकिन वियतनाम फाउंडिंग मेंबर नहीं था, बाद में ज्वाइन किया वियतनाम ने। ठीक है, देन ये आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है या गलत है। ठीक है, चाइनीज़ इकोनॉमी को लेकर के, जब वो सोवियत मॉडल पे थी, ये हार्डेस्ट क्वेश्चन है इनमें। ठीक है, चाइनीज़ इकोनॉमी में तुम अब सब कुछ बता दोगे कि बेटर हेल्थ वॉज नॉट इंश्योर्ड। ठीक है, ये वो, बट वो सोवियत मॉडल तक ही पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, वो उसने जब प्राइवेटाइजेशन की तब का नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ सोवियत मॉडल तक का पूछ रहा है। ठीक है, तो तुमको सबके बारे में क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या सही है, वो तुमको निकालने पड़ेंगे। तो एलिमिनेटर सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, एंड ये 3 से 4 क्वेश्चन तुमको दे देंगे। अगर हार्ड पेपर आया तो 4, नहीं तो 3, क्योंकि इसमें तुमको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, क्या एम्प्लॉयमेंट अश्योर की जाती थी सारे सिटीजन को, हर ऑप्शन में क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, की जाती थी। चाइना डेवलपिंग कंट्री से आगे बढ़ गया था कुछ हद तक के लिए, हाँ बढ़ गया था। बेटर हेल्थ इंश्योर नहीं की जाती थी, नहीं ऐसा नहीं है, बेटर हेल्थ को इंश्योर किया जाता था, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है एलिमिनेटर, बहुत कंफ्यूजिंग, इसलिए कंफ्यूजन की वजह से ही। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। ये दोनों जो फीचर्स हैं ना, इनको इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा वो बना देते हैं, डिफिकल्ट बना देते हैं। तो ये है कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमको डिस्कस करने थे। नाउ कम्स द सीक्रेट की टू एवरीथिंग। ठीक है, ओके, देखो तुमको सबसे ज़्यादा तंग जो करेंगे वो एलिमिनेटर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, माइंड मैप्स को पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा तुम्हारा काम। तुम 1 से 2 रीडिंग लो मिनिमम। ठीक है, सारे चैप्टर्स की, फैक्ट शीट्स की, माइंड मैप्स की मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, देन उसके बाद
एलिमिनेटर टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम लोग कहीं से भी निकालो, ठीक है, इवन मैं भी दे सकता हूँ ये, एंड इसको प्रैक्टिस करो। तुमने इसको कर लिया ना, तुम क्रोनोलॉजी वोनोलॉजी सब कर लोगे, तो मैचिंग वगैरह सब कर लोगे, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुमको एक साथ एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तुमको मिल जाते हैं एलिमिनेटर में, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। नॉर्मल तो तुम आराम से कर लोगे, ठीक है, बट एलिमिनेटर 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ये तुम्हारा सीक्रेट की है। एंड मोस्टली लोगों को पता है क्या कितने गलत होते हैं 20 में से एवरेज, ठीक है। 30% स्टूडेंट्स के 20 में से केवल 4 गलत होते हैं, बाकी 70% के तो ज़्यादा ही गलत होते हैं। 30% जो टॉपर्स माने जाते हैं ऐसा कुछ, उनके 4 गलत हो ही जाते हैं। एवरेज है ये, किसी के 2, किसी के 1, किसी का होता ही नहीं होगा, ठीक है, किसी ने पहले ही वीडियो देख ली होगी। 4 होते हैं, एंड मुझे लगता है 4 में से 3 क्वेश्चन तो एलिमिनेटर होते होंगे पक्का, ठीक है यहाँ तक। सो ये सीक्रेट की है तुम्हारी। एंड स्टेप नंबर 1, तुमको पढ़ने फैक्ट्स 1, 2 से 3, 4 बार पढ़ लो तुम अच्छे से। सेकंड, एलिमिनेटर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा एमसीक्यू सेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस ध्यान लगाना है कि क्या पूछा गया है, क्या डज नॉट पूछा गया है, इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है, ये कर लेना, देन उसके बाद सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा रेंज, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आगे किसी वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए तुम एमसीक्यू सेक्शन में जो मैंने बताया उस पर ध्यान दो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।